हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम पाउंड गोल। एंड आज का जो चैप्टर है, आज का जो लेसन है, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर, ग्रेविटेशन। आज का जो चैप्टर है दैट इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का पहले तो हम फॉर्मूला देख लेंगे एंड देन फर्दर वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज 2010 से लेके 2020 में, 2010 से लेके 2020 के बीच में जितनी पीवाईक्यूज आए हुए हैं वी विल सॉल्व हियर। ठीक है, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार फॉर्मूले का क्विक रिवीजन करना जरूरी है। एक बार फॉर्मूला क्विक रिवाइज करना जरूरी है। तो कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला रिवाइज करवा दीजिए, देन इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिएगा। और क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। सब कुछ मैं ही करूंगा तो तुम क्या करोगे? ओके, सो स्टार्ट करें। कितने लोग स्टार्ट बोल रहे हैं हाँ भैया स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम क्या है? आई एम संदीप विश्वकर्मा, बीटेक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसे जेड एस सी टी के नाम से तुम लोग जानते हो। उसके बाद से दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई हैव क्वालिफाइड गेट, जेईई मेंस, एकेटीयू, ट्रिपल एमयूटी एंड एएमयू ट्रिपल ई। एंड तुम्हें बता दूं ये जो कोचिंग है सेट टाइम बाउंड गोल, दिस इज द बेस्ट इनिशिएशन फ्रॉम एएमयू एलुमिनाइज एंड एएमयू सीनियर स्टूडेंट्स। सो दिस विल बी मोर एंड मच हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ पे सारे आपको इंजीनियरिंग की ही फैकल्टीज मिलती हैं, जो लोग इंजीनियरिंग यहाँ से कर चुके हैं या फिर लास्ट ईयर में है या थर्ड ईयर में है। तो दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू बिकॉज दे नो कि एएमयू के एग्जाम को क्रैक कैसे करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। आवर बैच इज गोइंग ऑन, यू कैन ज्वाइन आवर न्यू बैच। इसमें भी क्या है ना कि 45 डेज का एक हमारा बैच है, 45 डेज का हमारा बैच है जिसकी फीस अभी 2500 कर दी गई है लेस करके। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, इसमें भी तुम्हें लगभग लगभग 60 से 70 मार्क्स का कंटेंट मिल ही जाएगा। और अगर तुम इतना भी करके जाते हो तो इतना भी इनफ है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है यार, 150 का अपना एग्जाम है, उसमें से जो बच्चा 45 प्लस भी लेके आएगा ना, उसका भी एडमिशन इधर एएमयू में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इतना आता नहीं है, मतलब लोग 30-35 तक ही जाके, मतलब बहुत एफर्ट मारने के बाद जाके रुक जाते हैं। लेकिन अगर तुम ज्वाइन करते हो तो तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया तो हो ही जाएगा कि क्वालिफाई कैसे करना है एंड चीजों को कैसे हैंडल करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बच्चों से चीजें हो नहीं पाती हैं। तो आई होप समझदार हो तुम, यू विल टेक अ राइट डिसीजन। इसके अलावा हमने अपना ऐप बनवा लिया है और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो तुम क्या कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मैं तो उसे वहां पे तुम्हें फ्री में चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे और उनकी वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी एमयू के बारे में। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल गेट। तो ये तुम्हारा काम है, यू कैन ज्वाइन दिस ऐप। ज्वाइन फ्री, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एक बार फॉर्मूला याद कर लें क्या? एक बार फॉर्मूला याद कर लें। ओके, चलो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। बताओ इसके लेक्चर्स। हाँ, ग्रेविटेशन तो खत्म हो गया ना, अच्छे से खत्म। लास्ट लेक्चर तुम देख नहीं पाए थे, मैंने उसे अपलोड भी कर दिया था। नहीं यार, मैंने छठवा भी कर दिया है, हो सकता है पब्लिश ना किया हो। ठीक है, मैं वो पब्लिश कर दूंगा यार। और वैसे भी भाई तुम लोग क्या करते हो क्लास में क्या करते हो ये बताओ। ओके, चलो भाई। तो हम लोग ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करते हुए चलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे हर बच्चा पढ़ा हुआ है, तो उसको तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। पहले कुछ 50% चीजें जो है ना वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलो। पहली चीज जो है, अपनी पहली चीज जो है, ये बोला जाता था
कूलम्ब्स लॉ में कि अगर दो चार्ज Q1 एंड Q2 r दूरी पर एक दूसरे से हो तो इनके बीच जो फोर्स लगता था वो कितना लगता था, K Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। अच्छा, अगर ये चार्ज सेम नेचर के हों, अगर ये चार्ज सेम नेचर के हों तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और अगर चार्ज अपोजिट नेचर के हो तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, ये बात हुआ करती थी। लेकिन जब ये बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आई, जब ये बात ग्रेविटेशन में आई, तो इसमें हुआ कि भैया जिस तरीके से दो चार्ज अगर पास पास रखे होते हैं तो उनमें क्या लगने लगता है, फोर्स लगने लगता है। उसी तरीके से भैया अगर दो मास भी एक पास रखे हो ना r दूरी पर, m1 और m2, तो इनमें एक फोर्स लगने लगेगा। और इसका फोर्स जो होता है वो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इसको माइनस से दर्शाते हैं। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है -g m1 m2/r²। हाँ है ना। यहाँ पे g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है भाई, बोलो भाई, वैल्यू क्या होती है 6.67 जी। हाँ यस। अब इसका यूनिट और इसका डायमेंशन आपसे पूछा जाता है, तो ये आप निकाल लोगे, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। बात समझ में आया, कितने लोग को बात समझ में आया, कितने लोग को बात समझ में आया। फिर दूसरी बात हुई थी कि अगर ये फोर्स है, अगर ये फोर्स है तो आपने जो फॉर्मूला लिखा है दैट इज व्हाट, ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन आपने तो पहले स्केलर क्वांटिटी, इसका इसका फॉर्मूला कैसा लिखा है, स्केलर लिखा है, मतलब आपने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखा है और डायरेक्शन आप अलग से बता रहे हैं कि एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका वेक्टर, एक इसका वेक्टर फॉर्म भी मुझे लिख के बताइए। तो ये बहुत बार सवाल पूछा जाएगा कि आप भाई साहब आप इसका वेक्टर फॉर्म लिख के बताइए। मैं बोला ठीक है बेटा, वेक्टर फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। हमने कहाँ से पढ़ाई करी है, एसटीबीजी से पढ़ाई करी है। तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, बोलो बच्चा, कैसे लिखोगे वेक्टर फॉर्म। सपोज दैट यह कोई मास m1 है, सपोज दैट दिस इज मास m1 एंड यहाँ पे कोई मास m2 है एंड इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर का नाम दे दो कुछ, नाम दे दो कुछ। इसके पोजीशन वेक्टर का नाम है r1। और इसके पोजीशन वेक्टर का भी नाम दे दो कुछ यार, इसके पोजीशन वेक्टर का नाम क्या दे दिया जाए, r2। ठीक है, आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो मान लो अगर मुझे F21 निकालना हो, F मतलब 2 के द्वारा 1 पे फोर्स निकालना हो, F21 निकालना हो, F21 निकालना हो, तो मैं क्या फिर मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, F21 के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोर्स F21 के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा R21, यही वेक्टर काम आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, जल्दी से बताओ, फोर्स बराबर क्या लिखूंगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F21 बराबर क्या लिखूंगा, बोलो -g m1 m2, उसके बाद से R2 -R1, यही R21 है ना, अपान में R2 -R1 का होल क्यूब। या तुम इसको दूसरे भाषा में भी लिख सकते हो, F21 इज इक्वल टू शॉर्ट फॉर्म में -g m1 m2। जैसा बच्चा बोल रहा था कि इसको R21 लिख दीजिए, अब इसको नीचे क्या लिखना पड़ेगा, R21 का होल क्यूब, दैट्स आंसर। ठीक है, तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है। अगर F12 पूछा जाए तब क्या करोगे, ये भी वही है, -g m1 m2, F12 है तो हाँ या ना, अरे बोलो ना, यू ऑल ऑफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग यार। ठीक है, मेरी बात आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला जैसे कूलम्ब्स लॉ कब वैलिड हुआ करता था, दोनों चार्जेस क्या हो, मास पॉइंट चार्जेस हो, उसी तरीके से दोनों ही तब वैलिड होगा जब दोनों मासेस क्या हो, जब दोनों मासेस क्या हो, अरे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तभी वैलिड होगा जब दोनों मासेस क्या हो, क्या हो, पॉइंट मासेस हो, जब दोनों पॉइंट मासेस हो। और एक क्या हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है, और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट पर हो, रेस्ट पर हो। क्या कहते हो दोस्त, क्या भाई आप तो सही कह रहे हो, क्या मैं, क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या, क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या। चलो, अगर मैं फिर तुमसे दूसरा फॉर्मूला पूछूं, अब तुमने फोर्स निकाल लिया, फोर्स किसके वजह से लग रहा है,
फील्ड की वजह से निकला है लग रहा है। तो मैं तुमसे देखो, जब तक तुम्हारा ये हो नहीं जाएगा मैं तुम्हें आज जाने नहीं दूंगा। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक पॉइंट चार्ज को लेकर आते थे तो उस पे जो फोर्स लगता था वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता था, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर किसी, मान लो इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर किसी फील्ड के अंदर किसी पॉइंट मास को लाएंगे तो जितना फोर्स महसूस करेगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, बोलो, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। और ऑब्वियस बात है जहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होती हैं वहां तक क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। क्या कहते हो, क्या कहते हो। तो यहां से तुमने इसका बेसिक फार्मूला सीखा था। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, तुम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, क्या बताओगे। के क्यू बाई आर स्क्वायर, कहां से आया, कहां से आया, यू नो। इसी तरीके से अगर एक पॉइंट मास m है, इस m से r दूरी पॉइंट p पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो हाउ आई विल कैलकुलेट, हाउ आई विल कैलकुलेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स अपॉन m नॉट। फोर्स की वैल्यू रखना बेटा, क्या होगा, यहाँ पे एक तुमने m नॉट मास लेके आए हो, m नॉट मास लेके आए हो, इस पॉइंट पे मान लो तुमने m नॉट मास रखा हुआ है, तो फोर्स की वैल्यू इन दोनों के बीच क्या होगी, बोलो, माइनस जी एम, एम वन एम नॉट बाई एम नॉट। एम नॉट ने एम नॉट को मार दिया और आर स्क्वायर तो आई है, तो आंसर क्या है, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमने अप्रोच निकाला कि भैया मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले में जहां जहां के था वहां वहां जी आएगा, जहां जहां क्यू था वहां वहां एम आएगा, और आर तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने लोगों को समझ में आया कि हाँ कई बार हम ऐसे भी काम कर देंगे, कितने लोगों को समझ में आ गया कि यस यस ब्रो, ठीक है, बात समझ में आया, ठीक है, ओके। तो तुमने किसकी वजह से ये फील्ड देखा, किसकी वजह से ये देखा, अरे बोलो, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। हाँ यार, आशीष चार्जर है बैग में देना। याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्राफ कैसा आया करता था, कैसा आया करता था, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से ज्यादा तगड़े शेप का आया करता था, याद है। वैसे भी सेम ग्राफ यहाँ पे भी आया करेगा, लेकिन ये चीज ग्राफ वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तुमने पॉइंट मास की वजह से निकालना सीख लिया, सीख लिया। दूसरा अगर मैं तुमसे क्वेश्चन बोलूं पॉइंट मास के बजाय, दूसरा कोई तुम्हें आकृति दे दी जाए, मान लो दैट इज रिंग, फॉर रिंग, फॉर रिंग, मैं कुछ भी डिराइव नहीं करवाऊंगा। इस रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से इस किसी पॉइंट, इस किसी पॉइंट एक्स दूरी पर, मान लो दिस इज आर, इसका रेडियस आर है, एक्स दूरी पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और इसका टोटल मास एम है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती, के क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, हाँ या ना। इसका ग्राफ कैसा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्राफ कैसा आता है बेटा, इसका ग्राफ आता है ऐसा, याद है, याद है ना, रट लो रट लो रट लो। और मैक्सिमम, मैक्सिमम पीक कहां पे होता है, मैक्सिमम पीक कहां पे होता है भाई, ये कई बार सवाल पूछा गया है, r/2 और r/-2 पे, -r/√2 पे, यही होता है ना, यही होता है ना। और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो x की वैल्यू क्या रख दो, r/√2 रख दो, तो ई की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर तुम्हें i निकालना है तो हमें बताए k को रिप्लेस करेंगे -g से, q को रिप्लेस करेंगे m से, x तो x ही है ना, x तो दूरी है, और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब चूंकि ग्राफ वैसा ही है, बस माइनस हो गया है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा, जो ऊपर है वो
नीचे हो जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। कितने लोग समझ गए कि यस, ट्रिक बढ़िया है। एक चीज याद करो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसीलिए तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना प्यार से पढ़ाया था इतने दिनों तक। अरे बोलो यार सहजान, यू आर कितनी बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुमको मैंने पढ़ाया बताओ? कितनी बार पढ़ाया सहजान? देखो 3 बार पढ़ाया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो कोई टीचर पढ़ा सकता है तुम्हें इतनी बार एक एक चैप्टर, वो भी 6 महीने के कोर्स में, 6 मंथ के कोर्स में? ओनली आई कैन डू दिस, क्योंकि यार हमारे यहाँ जुगाड़ चलता है। चलो अगला, अगला पार्ट करते हैं। चौथा, किसी स्ट्रेट लाइन की वजह से बताओ, एक स्ट्रेट लाइन की वजह से, एक स्ट्रेट लाइन की वजह से मान लो जैसे अगर एक चार्ज होता तो मान लो इस एक स्ट्रेट लाइन है जिसका जो डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी दैट इज लेमडा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेमडा बराबर तुमने क्या पढ़ा था? चार्ज बाय लेंथ। और यहां पे लेमडा बराबर क्या होगा ग्रेविटेशन में? मास बाय लेंथ। यही है ना? अब यहां से तुमसे आर दूरी पॉइंट पी पर क्या पूछेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा। तो यार अगर मान लो आर दूरी से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो क्या बोलते? 2k लेमडा बाई आर। ठीक। अब तुमसे आई पूछ रहा है तो क्या लिखोगे? आई कैसे फाइंड करोगे? 2 के जगह पे 2, के जगह पे माइनस जी, लेमडा की जगह पे लेमडा आर। बस यहाँ पे लेमडा क्या है? मास बाई लेंथ। सारा फॉर्मूला एक ही से रिवाइज कर लो, ठीक है? 2g लेमडा भाई यार, है ना? अच्छा माइनस क्या बता रहा है? माइनस ये बता रहा है जैसे इसमें क्या होता था, इसमें जो डायरेक्शन होता था बाहर भी हो सकता था अंदर भी हो सकता था। तो ये टोटली लेमडा पे डिपेंड करता, ये क्या डिपेंड करता है? लेमडा पे डिपेंड करता कि अगर यहाँ पे लेमडा पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ से फील्ड होगा, और निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव आएगा तो अंदर की तरफ फील्ड होगा। यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फील्ड हमने निगेटिव दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड किधर की तरफ होगा? अंदर के डायरेक्शन में होगा। इसीलिए हर फार्मूले में झोंकते जा रहे हैं। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? ओके। पांचवी बात, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है, हॉलो स्फीयर। याद है हॉलो स्फीयर? किसी को याद है हॉलो स्फीयर? हॉलो स्फीयर, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यार, हाँ चलो हॉलो स्फीयर यहाँ बना दिया। एक्चुअली इसका ग्राफ मैं पहले बनाता हूँ, जैसे ही आता है मेरे दिमाग में मैं इसका ग्राफ पहले बनाता हूँ, बिकॉज ग्राफ इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ एक हॉलो स्फीयर है, इसके अंदर कुछ नहीं है, मैं अंदर क्यों भर रहा हूँ इसके। ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है क्या है? जिसका रेडियस कितना है? आर है। अब 3 केस बनते हैं हॉलो स्फीयर में। कितने केस बनते हैं? हमेशा 3 केस बनते हैं। एक बाहर पॉइंट है, एक सरफेस पे पॉइंट है, और एक अंदर पॉइंट है। तो ए क्या है? बाहर है। तो ये यहां पे मैं केस लिखता हूं आउटसाइड। यार तुम्हें फील होना चाहिए भैया, ये 2 मार्क्स आज तुम्हारे कंफर्म हो जाने चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन गलत कर दिए तो बहुत पिटाई खाओगे। ऑन द सरफेस, और तीसरा क्या है? बोलो दोस्त। इनसाइड। अच्छा, आउटसाइड के लिए मान लेते हैं आर है, ठीक है। इनसाइड के लिए भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका रेडियस तुम कैपिटल आर मान लो। आउटसाइड अगर कोई पॉइंट ए से इस गोले को दिखेगा तो एक गोला कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? पॉइंट दिखेगा। तो पॉइंट की वजह से किसी दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? माइनस जीएम बाई आर स्क्वायर। सरफेस पे आर बराबर क्या हो जाता है? आर बराबर क्या हो जाता है? कैपिटल आर। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसके अंदर कोई मास है क्या? कोई मास है क्या? नहीं है, जीरो। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता था कि अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो उसने क्या बोला था? गॉस लॉ से तुमने देखा था ना डिराइव करके कि चूंकि चूंकि ई डॉट डी एस बराबर क्या होता है? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि क्यू इन जीरो है तो ई डॉट डी एस क्या है? जीरो है। ई डॉट डी एस जीरो है, तो डीएस तो जीरो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? ई जीरो है, खत्म बात। समझे? गॉस लॉ से मैंने तुम्हें डिराइव करके दिखाया था उस टाइम पे। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो देखो आर बराबर आर पर, आर बराबर आर पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस जीएम बाई
आर स्क्वायर। इसके बाद से क्या होगा, एक्सपोनेंशियली घटेगा और उसके अंदर ये क्या होगा, जीरो होगा। कितने लोग समझ गए? यस, हाँ या ना? मेरे दोस्त आर यू गेटिंग और नॉट? आर यू गेटिंग दिस? ठीक। इसी का दूसरा केस देखना बेटा। दूसरा केस, हॉलो की जगह क्या कर दूं मैं, सॉलिड स्फीयर। अच्छा, आजकल अच्छा नहीं लिख रहा हूं क्या? ओके, नहीं पता नहीं है, बड़ा बड़ा सा मोटा सा क्यों हो जा रहा है बीच बीच में। चलो, ब्लैक ब्लैक पे लिखने में कोई इशू तो नहीं आ रहा है ना तुम लोग को? समझ में तो आ रहा है ना? चलो, इसका भी रेडियस मैंने आर मान लिया। सॉलिड स्फीयर है तो एक पॉइंट ए है कहां पे, आउटसाइड, और पॉइंट बी कहां पे है, सरफेस पे, और तीसरा पॉइंट सी कहां पे है, अंदर। अब मैं इंटेंसिटी एट ए निकाल रहा हूं, इंटेंसिटी एट बी निकाल रहा हूं, एंड इंटेंसिटी एट सी निकाल रहा हूं। तुम बताना ये बाहर के लिए क्या होगा बेटा, बाहर के लिए क्या होता है, बाहर के लिए क्या होता है, इस बाहर के लिए बोलो। पॉइंट वाला केस है। अबे यार तुम लोग बोल नहीं रहे हो ना, मुझे गुस्सा आ रहा है, बता रहा हूं। और इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, आर बराबर आर हो जाएगा, तो दैट इज जीएम बाई आर स्क्वायर। और अंदर के लिए क्या होगा, तो मैंने बोला था कि जब भी अंदर निकालना हो तो माइनस जीएम अपान आर स्क्वायर रहने देना, बस ऊपर जिस दूरी पे निकालना है उसको ऊपर कर देना और उसके बाद से रेडियस नीचे लिख देना, माइनस जीएम बाई आर। अब इसका लॉजिक मैं कैसे समझाया था, वेयर आई हैव टू टीच यू लॉजिक, आईसी मैंने ग्राफ से सिखाया था तुम्हें, जीएम आर अपान आर क्यूब। तो अभी के लिए तो इतना याद रखो आईसी पे। तो तुम बताओ, आईसी जो है प्रोपोर्शनल है आर के, क्योंकि ये जीएम बाई आर क्यूब तो कांस्टेंट चीज है। तो आर तक क्या होगा, देखो वाई प्रोपोर्शनल एक्स है, वाई प्रोपोर्शनल एक है, तो आर तक के ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। उसके बाद से क्या होगा, फिर वही वाला है, बाकी तो ग्राफ आगे वाला ही है। आर यू गेटिंग दिस? तो इससे भी कई बार सवाल अपने एग्जाम में आते हुए हैं, आते रहे हैं, आते रहेंगे। ठीक है, बुझ रहे हो? ओके, तो ये हमारा क्या था, सॉलिड स्फेयर का था, और ये हॉलो स्फेयर का था। ओके, चलो अगर अगला हमें करना हो, अगला अगला अगला, अगला किसके वजह से हम निकालते हैं। अगला हम क्या पढ़े थे, ये फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगला हमें बात थी, अब फील्ड हो गया तो पोटेंशियल भी होगा। याद है ना, फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू माइनस सॉरी E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। मतलब अगर पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करोगे तो ई मिलेगा, और पोटेंशियल निकालना हो तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर करना पड़ता है। पहले तो ये रिलेशन था पोटेंशियल और फील्ड के बीच में, पोटेंशियल और फील्ड के बीच में। अब अगर मैं तुमसे पोटेंशियल पूछूं तो पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, पहले जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो जनरल फॉर्मूला ये होता है कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट मास को किसी ग्रेविटेशनल फील्ड तक लाने में जो किया गया काम होता है, जो किया गया काम होता है वही क्या होता है, पोटेंशियल होता है। यही तो था ना पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक किसी मास को ले जाने में जो किया गया काम होता है, स्लोली स्लोली, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद करो, जैसे हम बोलते थे कि E बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, या I बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, यही ना। अब इस I को पृथ्वी के लिए हम G का नाम दे देते हैं, दैट इज फोर्स बाय मास। तो फोर्स बराबर क्या होता है, Q इंटू E, या फिर ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या होता है, M इंटू जी। उसी तरीके से वर्क डन बराबर क्या होगा, वर्क डन बराबर क्या होगा, M डेल्टा V। बूझ रहे हो कि नहीं बूझ रहे हो, समझ रहे हो ना? तो पोटेंशियल का पहला तो बेसिक फॉर्मूला था, पोटेंशियल का पहला क्या था, बेसिक फार्मूला था। ठीक है, चलो भैया, ये बेसिक फॉर्मूला है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुमसे पूछूं कि एक पॉइंट मास है, पोटेंशियल टू पॉइंट मास, वही जो अभी तुम पीछे करके आए हो
वो अभी करते चलो। अच्छा समझ में तो आ रहा है ना? ये सारा तुम पढ़ चुके हो। जब फॉर्मूला सारा तुम्हारे दिमाग में रिवीजन हो रिवाइज होगा तो तुम सब कर लोगे। मैं भी सारी इन द क्लास। एम मास है, एम मास की वजह से आर रेडियस पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी? तो एक क्यू चार्ज था, मान लो एक क्यू चार्ज था, क्यू चार्ज से आर दूरी है इस पे, आर दूरी पर पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालना रहता था तो कैसे निकालते थे? याद है? तो के को रिप्लेस कर दो, के को रिप्लेस कर दो किससे, माइनस जी से, क्यू की जगह पे रख दो एम अपन आर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? पोटेंशियल 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 का फॉर्मूला, हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट ब्रो? हाँ भैया, मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला फाइंड कर चुका हूं, ठीक है। ओके, दूसरा बात, अगर यही चीज रिंग हो जाए, यही चीज रिंग हो जाए, रिंग के सेंटर से पॉइंट ए पे है जो एक्स दूरी पर है, तो इसके वजह से पोटेंशियल क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चार्ज में क्या होता था, के क्यू अपन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू को जी से मतलब के को माइनस जी से, क्यू को एम से, अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एम क्या है, व्हाट इज एम, व्हाट इज एम डियर? किसका मास, किसका मास, रिंग का। इसका ग्राफ कैसा हुआ करता था, इसका ग्राफ ऐसा हुआ करता था, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, निगेटिव में होगा ना, निगेटिव में होगा ना, इसका ग्राफ निगेटिव होगा, खत्म। आर गेटिंग माय पॉइंट, आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, लगे हाथ तीसरा देख लो। हेलो, क्लास ले रहा हूँ यार। चलो, ड्यू टू पोटेंशियल, ड्यू टू क्या, फिर से सेल पे आ जाते हैं, स्फेरिकल सेल या फिर हॉलो स्फीयर। चलो भैया, याद है हॉलो स्फीयर वगैरह, याद है कुछ? ये हॉलो स्फीयर है, तीन केस इसमें भी बनेंगे ना बेटा, कितने केस बनेंगे, तीन केस। एक मैं आउटसाइड ले लेता हूं, एक सरफेस पे ले लेता हूं, और एक इनसाइड ले लेता हूं। पोटेंशियलिटी क्या होगा, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, क्या होगा? ए पे मुझे कैसा दिख रहा है, पॉइंट मास जैसा दिख रहा है, तो माइनस जी एम बाई आर। बी पे मुझे क्या दिख रहा है, सरफेस पे आ गया, आर बराबर कैपिटल आर रख दो, तो ये माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। अंदर क्या होगा, वी इन साइड, सेम होगा, कांस्टेंट हो जाता है, तो ये माइनस जी एम बाई आर। ये याद रखने वाली चीज है, क्योंकि इसका ग्राफ दन दन देता है, कई बार देता है, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दे देगा या तो इसमें दे देगा। तो देखो यहाँ पे आर के बाद से क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डीके करेगा, और उसके बाद से एक्सपोनेंशियली कह रहा हूँ हाइपरबोलिक घटेगा, और उसके बाद से क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये ग्राफ मेरा सही है, माय ग्राफ इज राइट। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया ग्राफ सही है? अरे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो ना। बिल्कुल 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 बच्चों सही है। चौथा, अगर मैं सेल की जगह पे क्या बोलूं, सॉलिड स्फीयर, तब क्या होगा, बोलो भाई। सॉलिड स्फीयर वाला याद है? मैंने तुम्हें तीन जगह ज्यादा याद रखने के लिए बोला था, कौन कौन सी जगह पे याद रखने के लिए बोला था? एक सरफेस पर, और एक सेंटर पर, एंड एक आउटसाइड। मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, दिख रहा है मेरा सॉलिड स्फीयर,
ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, और हमें सेंटर पे निकालना ज्यादा जरूरी है। अगर इसको बोलेंगे तो देखो पॉइंट ए पे क्या होगा, ए पे क्या होगा, ए वाई होगा माइनस जी एम बाई आर। पॉइंट बी पे क्या होगा, माइनस जी एम बाई आर। लेकिन सरफेस पे जो लर्न करने के लिए बोला था, मैं बोला था कि ये मतलब सेंटर वाला जो होता है सरफेस का कितना हो जाता है, 1.5 गुना हो जाता है, 1.5 वेलोसिटी एट सरफेस। आंसर, आर यू गेटिंग दिस? कितने लोगों को समझ में आया कि यस, मजा आया? यहाँ तक फॉर्मूला, एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं था जिसको मैं भूला हूं, मैंने सारे फॉर्मूला याद कर रखे थे, याद है? ओके। आप किसी पिंड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तुम लोग को आ तो रहा है ना, ये टाइम वेस्ट करवा रहा हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन लगवाऊं? अगर तुम्हें नहीं आ रहा हो तो बताओ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लगवाऊंगा। मतलब अगर तुम्हें आ रहा हो, सब कुछ मास्टर हो, तो बताओ, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे, वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई मास m1 है, कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सर टाइम वेस्ट हो रहा है? डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने आते हैं, ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा है पहले से ही। इनफाइनाइट पे इफ m2 पहले यहाँ पे था, इनफाइनाइट पे था, इसको धीरे 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 स्लोली स्लोली इस m1 मास के रेंज पे लेके आया गया, स्लोली स्लोली लेके आया गया। कैसे लेके आया गया भाई, बोलो? स्लोली स्लोली लेके आया गया। अच्छा, मैं इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन क्यों कर रहा हूं? वाई वाई वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस एनर्जी, बोलो? बिकॉज इसका जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। और तुम्हें भी याद होगा कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स होता है? विच फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स है, बोलो? जिसके द्वारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा के भी लेके आता तो भी सेम वर्क डन आता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अच्छा, हाँ चलो। तो अगर मैं तुमसे ये बात पूछूं कि यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन है वो कितना है, तो जो इसका वर्क डन है वो डेल्टिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो वर्क डन को मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। याद है? याद है? हाँ या ना? अब तुम मुझे बताना कि यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा, व्हाट विल बी दैट? वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर क्या होता है? एफ डॉट डी आर। पूरा टोटल वर्क डन निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक लाए हो, इनफाइनाइट से लेके आए हो आर दूरी पर, तो वर्क डन कुछ ऐसा निकल के आएगा, यही होगा ना? अरे डेल्टा एक्स दूरी डिस्प्लेस करने पर वर्क डन एफ डी एक्स आता है। अरे डेल्टा एक्स दूरी डिस्प्लेस करने पर एफ डी एक्स होता है। तो अगर पूरा कुछ दूरी डिस्प्लेस किया जाता है तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, हर एक वर्क को निकाल के, छोटा छोटा वर्क निकाल के उसको क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, बोलो? जोड़ना। तो वर्क डन हमें पता है। अच्छा, इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, बता दो? इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ये तुम्हें याद होगा ना? याद होगा ना? तो इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। वर्क डन के जगह पे मैं लिख देता हूं, इनफाइनाइट से आर दूरी पर लेके आया गया, एफ की वैल्यू क्या होगी, जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर डी आर बराबर यू फाइनल, खत्म। यहां से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू एक बढ़िया सा निकल के आता है, यू फाइनल इजकल टू माइनस जी m1 m2 बाई आर। ये बढ़िया सा वैल्यू निकल के आता है जो हमें याद रखना है। तो हमें याद इसलिए रखना है क्योंकि देखो क्या होता है, बार बार सवाल हमसे पूछा जाएगा कि मान लो मास m1 है, मान लो मास m1 है, m2 है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो कितना है, माइनस जी m1 m2 बाई आर। लेकिन अगर कई बार सवाल ऐसा देगा, कई बार सवाल ऐसा देगा कि एक मास m1 है, यहाँ पे एक मास m2 है, एंड यहाँ पर एक मास m3 है, ये कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे गए हैं, आर आर आर। इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है? तो कैसे निकालोगे? पहले इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, क्या होगा, माइनस जी m1 m2 बाई आर। फिर इन दोनों के बीच में निकाल लो, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस जी m1 m2 बाई
आर, फिर इन दोनों को बीच में निकाल लो, माइनस जी M1 M2/R। समझ में आ रहा है? अब तुमसे अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि सिस्टम को तोड़ने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब इन तीनों को तोड़ना का मतलब क्या है, इन तीनों को कहां पे लेके चले जाओ, इनफाइनाइट पे लेके चले जाओ, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा बेटा? ये वर्क डन करना पड़ेगा डेल्टा यू के बराबर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अरे ये बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो, एक लिफ्ट को एच हाइट तक पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ता है? एमजीएच। एमजीएच क्या है? पोटेंशियल एनर्जी तो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। ये डेल्टा डेल्टा पी होता है एमजीएच, ये बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? डेल्टा यू के बारे में करना पड़ेगा। अब जब तुम इनको इनफाइनाइट पे लेके जा रहे हो तो यू फाइनल कितना हो गया? 0। और यू इनिशियल कितना था? ये था। और एक क्वेश्चन तुम मानोगे नहीं, मानोगे नहीं, मैनी मैनी टाइम रिपीट हुआ है कि किसी सिस्टम को तोड़ने के लिए कितना वर्क डन करना होगा। तो ये तुम इस फार्मूले से निकाल सकते हो। इस सिस्टम को तोड़ने के लिए जो वर्क डन है वो कौन से फार्मूले से निकालोगे? तो इसी फार्मूले से निकालोगे। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? मेरे प्यारे प्यारे कितने भाई हैं जिन जो लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन जो बेसिक बार बार पूछा जाता था कि एक M1 मास है, एक M2 मास है, इनके बीच में कहाँ पे आई जीरो होगा? आई मतलब आई को जी कह लो या ई कह लो, कुछ भी, ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे जीरो होगा? कहाँ पे जीरो होगा अगर इनके बीच की दूरी आर हो तो? डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताना, कहां पर जीरो होगा? M1 से दूरी बताओ जहां पे इसका क्या जीरो हो। M1 से दूरी बताना है ना, तो लिखेंगे M2 अपान अंडर रूट M1 प्लस अंडर रूट M2 और ये आर, खत्म। समझे? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया गया है, तो हमें टाइम नहीं देना है। उस दिन अनअकैडमी वाला तुम लोग टेस्ट दे रहे होगे तो देखे होगे, उसमें भी ये सब सवाल फालतू का पूछ दिया था, हालांकि मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा। कितने लोग समझ गए? ओके चलो, अब जो अपना सेकंड पोर्शन है, एक कोई आ रहा है क्या? ये है वेरिएशन इन जी। जी मतलब क्या? इंटेंसिटी ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ना जी। हाँ या ना? बोलो भाई। अच्छा, तो अब चूंकि ये जी क्या है, अर्थ की बात हो रही है, अर्थ की स्पेशली बात हो रही है, तो मैं अर्थ की बात करूंगा, अर्थ पे जी क्या होगा। तो एक बात बताओ, अर्थ के सरफेस पे इंटेंसिटी कितना होता है? ये अर्थ का सरफेस है, इसका इंटेंसिटी क्या होता है? तो अर्थ के सरफेस पे अगर मान लो एक मास m0 रखता हूं, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? mg लगेगा। किधर की तरफ लगेगा बेटा? सेंटर की तरफ लगेगा। और ये जो F होगा किसके बराबर होगा? जी M0 मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के बराबर, और ये M0 जी के बराबर है। बेटा इससे इसको काट दो। अबे किसको काट दिया? इसको काटना था। तो जी की वैल्यू क्या आएगी? स्मॉल जी की वैल्यू क्या आएगी? जी एम ई अपान आर ई का स्क्वायर। तो पहली बात तो ये याद रख लेना, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर किसकी वैल्यू होगी? स्मॉल सी की वैल्यू होगी। अगर मान लो मैं प्यार से मतलब जी की वैल्यू रख दूं 6.67 10⁻⁻11, एम ई की वैल्यू आपने को पता होती है, इसको भी रख लिया, और रेडियस भी रख दिया 6400 किलोमीटर, तो इस जी की वैल्यू क्या आती है? 9.8 आती है। ये ध्यान रखना। कई बार अगर पोल पे बात होगा तो रेडियस 6400 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि रेडियस पे कैसा होता है देखो, थोड़ा सा चपटा होता है, तो ये वाला रेडियस ज्यादा होता है और ये वाला रेडियस कम होता है। तो जब ये कम होगा तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो अप्रोक्सीमेटली जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बूझे कि नहीं बूझे? कितने लोग बूझ गए? ठीक है। तो अब ये जो जी है, ये जो जी है, ये वेरी करता रहेगा। तो अब अगर मैं कहीं जी बोल रहा हूं तो कहां पे बोल रहा हूं? जी मतलब अर्थ सरफेस की बात करी जा रही है, मैं किसी मून और जुपिटर की बात नहीं कर रहा। ठीक है? कितने लोग हैं क्लास में अभी? ओ भाई साहब, तुम लोग की क्लासेस बंद कर दी जाए? बोलो, फिर तुम लोग अनअकैडमी पे ही पढ़ लो। अगर तुम लोग
इंटरेस्टेड नहीं हो तो हम क्लास बंद भी कर सकते हैं, मुझे मेरे पास भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाली टाइम हूँ। ठीक है, अनअकैडमी वाले अच्छा पे कर रहे हैं आजकल। तो अगर तुम लोग को पढ़ना नहीं है तो बताओ, हम अनअकैडमी पे ही तुम लोग को पढ़ा देंगे, ठीक है। पूरा 12th में वहीं पे खत्म कर दूंगा। लेकिन ऐसा तुम लोग यार, कम से कम 50-60 बच्चे इनरोल्ड हैं, आ रहे हैं 2-4 है, तो ये तो गलत बात है यार, ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। रुको मैं टुमारो सबको निकालता हूँ। पहले तो कल सबको फीस के लिए मैसेज डलवाता हूँ, ललित को आज बोल दूंगा। कल कल के बाद से जितने लोग फीस नहीं जमा गए हैं सबको क्लास से बाहर कर दूंगा। फिर वही पढ़ेंगे जो लोग इंटरेस्टेड हो। तो आप देखो ध्यान से, वेरिएशन इन जी की मैं बात कर रहा हूँ। वेरिएशन इन जी, बेटा समझो वेरिएशन इन जी क्या है। इस सरफेस की बात करते हैं, इस सरफेस में मान लो कोई सरफेस पे है, तो जी की वैल्यू हमें पता है क्या है, जीएम बाई आर स्क्वायर। मान लो अगर कोई एच हाइट अंदर गया तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि एच हाइट अंदर चला गया तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जी डैश वहां पे क्या हो जाएगा, जीएम बाई आर क्यूब इंटू आर, हाँ या ना, बोलो बेटा। अच्छा, तो जी डैश का फॉर्मूला जो आया क्या आया, जीएम बाई आर स्क्वायर इंटू आर क्या है, एकदम ध्यान से सोचो, आर क्या है, आर क्या है, आर आर ई माइनस एच, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन जवाब। इसका क्या नाम दे दूं मैं, इस प्यार को क्या नाम दूं बताओ, स्मॉल जी, बहुत बढ़िया जी। आर ई से इसको अलग अलग भाग दे दो तो ये क्या हो जाएगा, 1-h/r ई। ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें रटने के लिए बोला था। और अगर तुम कभी खुदा ना खास्ता भूल गए तो तुम्हें ट्रिक याद है, टेक्निक याद है, टेक्निक इज इंपॉर्टेंट, है कि नहीं, टेक्निक याद है कि नहीं। तो गहराई में जाने के बाद जी घटता है कि बढ़ता है, जी घटता है कि बढ़ता है, ऑफकोर्स घट रहा है यार, दिख नहीं रहा है कि जी माइनस GH/r ई, मतलब जी में से कुछ घटाया जा रहा है, तो जी डैश की वैल्यू क्या होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अच्छा, जब नीचे जाओगे तो तुम्हारा मास बढ़ेगा कि घटेगा, हाँ मास तो कांस्टेंट रहता है, वो जी पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन वेट क्या हो जाएगा, वेट घट जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे जो वेट होगा वो कितना होगा बेटा, एम जी डैश होगा, और चूंकि डी जी डैश पहले के कंपैरिजन में क्या हो चुका है, कम हो गया है, इसलिए वेट भी कम हो जाएगा। तो एक एक छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना, कभी जी ना पूछ के वो वेट पूछ ले, और कभी मास पूछ ले, तो मास की जगह पे वेट का फॉर्मूला न लगा देना, ठीक है बेटा, समझ गए भाई, बोलो दोस्त, ठीक है, ओके। अब दूसरा, सेकंड, जी एट हाइट एच, मैं इसको भी डिराइव करवाऊं या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं, चलो ये रेडियस आर था, तुम्हें आता है ना डिराइव करने, ये 2 मिनट का काम है, बोर्ड में बड़ा बनाते हैं। अच्छा, बोर्ड वाले तुम्हें लगता नहीं बहुत बड़ा बना देते हैं, जबकि ये बड़ा काम है नहीं, कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया बड़ा काम है नहीं, है बिल्कुल लो लेवल का काम था, इजी काम था। तो देखो दो केस बनता है, जी डैश बराबर, एक तो जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है, जी अपान 1+h/r का होल स्क्वायर, और दूसरा अगर इफ, ये जनरल फॉर्मूला है, इफ एच 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 लेस देन आर ई हुआ, देन यूज क्या यूज करोगे, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, जी डैश की वैल्यू जो हो जाएगी जी इंटू 1-2h/r ई। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा, नहीं होल स्क्वायर कहाँ, अरे स्क्वायर ही तो मल्टीप्लाई हुआ है आगे, ठीक है, इसमें होल स्क्वायर की बात ही नहीं है, ठीक है, आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो दो तरीके से जी में परिवर्तन देखा, तीसरा परिवर्तन किसकी वजह से होता है, बोलो भाई, तीसरा परिवर्तन किसकी वजह से होता है, रोटेशन की वजह से, वेरिएशन ऑफ जी विथ रोटेशन। वेरिएशन ऑफ जी विथ रोटेशन, ओके, रोटेशन की वजह से जी में परिवर्तन, ठीक है। तो बताओ एक बात बताओ तुम मुझे, ठीक है, एक कौन है, अपना अर्थ है,
अब अपनी अर्थ इसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है ओमेगा से, है ना। अरे अर्थ दो तरीके से रोटेट करती है, एक तो कैसे धरती माता रोटेट करती है, एक तो सूर्य के चारों तरफ क्या करती हैं, चक्कर काटती हैं, और दूसरा अपने एक्सिस पर भी चक्कर काटती हैं। तो अगर सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर काटेंगी तो क्या बदलता है, हमारा मौसम बदलता है। और जब अपने एक्सिस पे चक्कर काटती हैं तो क्या होता है, दिन और रात होता है। ठीक है, तो चूंकि ये ओमेगा क्या है और अपने अर्थ का टाइम पीरियड क्या है, कितने लोग कह रहे हैं, हाँ 24 घंटे में अपने एक्सिस पर एक बार क्या करती हैं, पूरा चक्कर मार लेती हैं। तो ये ओमेगा की वजह से एक्चुअली क्या होता है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंज आता है। मान लेते हैं कोई एक, अब देखो इसको क्या कहोगे, इसको इस एक्सिस का क्या नाम दूं, यार ऑल ऑफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, इसके बीच में काटने वाली एक्सिस को क्या नाम दूं, ठीक है, इक्वेट, हाँ इक्वेटर, और ऊपर ये क्या है, ये पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब मान लो किसी को खड़ा कर देते हैं, चलो एमन को खड़ा कर देते हैं, मान लो यहाँ पे एमन है। अब एमन को कहां से मिलाना पड़ेगा, सेंटर, इसके रेडियस वेक्टर को सेंटर से मिलाना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा कि इसका रेडियस वेक्टर जो है वो कहां से, एक्सिस से कितना झुका हुआ है। तो मान लेते हैं एक्सिस के साथ इसका एंगल जो है दैट इज लेमडा। लेमडा क्या है, लेमडा को क्या नाम दिया गया, इस प्यार को क्या नाम दिया गया, आगे चल के बोलो, लैटिट्यूड। क्या नाम दिया गया भाई, लैटिट्यूड ही नाम दिया गया था ना। तो अब मान लो, अगर मान लो ये रोटेट करता है, ये रोटेट करता है, तो जी डैश की वैल्यू क्या होती है। अब इसका इस जहां पे एमन खड़ी है वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो क्या कैलकुलेशन से आया था, जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, हाँ कॉस स्क्वायर फाई कह लो लेमडा कह लो, जो तुमने माना है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि एमन का मास, वहां पे मास कितना है, अगर इक्वेटर पे मान लो इसका मास एम है, तो यहाँ पे पॉइंट ए पे इसका मास कितना होगा, घटेगा भी कि बढ़ेगा, बोलो। हाँ यार, सेम रहेगा, मास कभी भी जी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसका वेट कितना हो जाएगा, तो वेट जो हो जाएगा, जी डैश चेंज हुआ है तो वेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू एट इक्वेटर माइनस एम आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। कैसे पता चला, मैं यहाँ एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, एम जी डैश बराबर एम जी माइनस एम आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। एम जी डैश क्या है, वेट एट पॉइंट ए, और ये क्या है, वेट एट इक्वेटर माइनस एम ई कहाँ गए यार, माइनस एम आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। तो ये जरूरी नहीं है तुमसे जी डैश ही पूछे, वो तुमसे किसी का वेट भी वहां पे कैलकुलेट करवा सकता है। तो क्या तुम उसका वेट भी कैलकुलेट कर सकते हो मेरे भाई, क्या तुम इसका वेट कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, पोल के लिए लेमडा की वैल्यू क्या होती है, पोल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, पोल पे लेमडा क्या होता है 90 डिग्री। अगर मैं इसको 90 रखूंगा तो उसका वेट पोल पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डैश डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, या जी डैश जी के बराबर हो जाएगा। इक्वेटर पर लेमडा की वैल्यू क्या होती है भाई, इक्वेटर पे लेमडा की वैल्यू क्या होती है, इक्वेटर पर लेमडा की जो वैल्यू होती है दैट इज 0। ठीक है, तो इक्वेटर पे भैया लेमडा की वैल्यू होती है 0। तो यहां से बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि हम इक्वेटर पे हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा वेट में लॉस हो रहा है, सबसे ज्यादा जी में कमी आ रही है, और कहां पे सबसे कम कमी आ रही है, कहां पे रोटेशन का इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, क्या कहां पे फर्क नहीं पड़ रहा है, पोल पर। अगर मैं घड़ी की बात करूं, घड़ी की बात करूं, तो घड़ी का टाइम पीरियड क्या होता है, पेंडुलम की बात करूं तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यही होता है ना घड़ी का पेंडुलम। तो तुम मुझे बताना टाइम पीरियड कहां ज्यादा होगा, पोल पर या इक्वेटर पर, पोल पर या इक्वेटर पर। तो जहां जी ज्यादा होगा वहां टाइम पीरियड कम होगा, जी कहां ज्यादा होता है, पोल पर, तो वहां टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। तो टाइम पीरियड कम होने का मतलब घड़ी ने
कम टाइम में एक चक्कर पूरा कर लिया, तो घड़ी वहां पे फास्ट है या स्लो? फास्ट है। और यहाँ पे घड़ी है। तो कभी घड़ी मतलब तुम्हें पेंडुलम पे भी बेस सवाल पूछ लिया करेगा। तो अगर पेंडुलम पे बेस सवाल पूछेगा तो क्या तुम भूल जाओगे पेंडुलम पे क्या होगा? चलो, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, अगला सवाल, मतलब अगले सवाल कहते हैं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, अगला करते हैं स्केप वेलोसिटी। अब ये हो गया तुम्हारे जी पे, अब हम आते हैं स्केप वेलोसिटी वाले टर्म पे। अब ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है। पहली बात स्केप वेलोसिटी के बारे में, स्केप वेलोसिटी के बारे में, स्केप वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है? मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम वेलोसिटी, जिससे मान लो मैं शहजान को उठा के यहां से फेंक रहा हूं, तो क्या करेगा, कभी भी लौट के वापस अर्थ अर्थ पे नहीं आएगा। ठीक। और इसके लिए याद है तुम्हें, शहजान याद है इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे निकाला गया था? बोला गया कि मान लो यहाँ पे इसको, इसके वेलोसिटी से शहजाद को इसके वेलोसिटी से फेंका गया है, ये कहाँ चला गया है? इसके वायुमंडल के, मतलब अर्थ इसके इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड के जस्ट बाहर चला गया, जस्ट बाहर चला गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या क्या वो करवा देते हैं, एनर्जी क्या करवाते हैं, कंजर्व करवा देते हैं। क्यों एनर्जी कंजर्व कराते हैं? क्यों? क्योंकि एक कैसा कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, कोई भी एनर्जी में लॉस नहीं हो रहा है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? फाइनल के फाइनल प्लस के पी फाइनल। अच्छा, ए इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट में चला गया, ये अनंत में चला गया। अनंत में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? जीरो। अबे चूंकि जस्ट अभी बाहर निकला है और निकलने के बाद रुक गया है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? जीरो। अच्छा, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी अर्थ सरफेस पे क्या थी? हाफ मास इंटू वी एस का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? तो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी, एक मास कौन है? एक मास एम ही है, और दूसरा मास कौन है? खुद शहजान का मास है। इस शहजान का मास है, मान लो एम एस लिख देता हूँ, अपन में आर। कोई दिक्कत शहजान? तो तुमको फेंका जाए यहां से, तो इसकी वैल्यू आया हाफ एम वी एस का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? जी एम ई एम एस अपन आर। ठीक। भैया पहले तो इसके मास से इसके मास को काट दो, दो से इधर मल्टीप्लाई कर दो, बताओ मुझे क्या आ रहा है? वी एस का स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? 2 GME एम बाई आर। क्यों भाई? तो वी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2 GME एम बाई आर। तो इस आर से थोड़ा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तुमको कोई कष्ट? एक एम तो घट गया, तो हो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो इतना बड़ा पाप करने से मुझे बचा लिया है। वी एस इजकल टू में क्या लिखूंगा? 2 GME/r² इसको एक प्यारा सा नाम देते हैं, क्या नाम दिया जाए? स्मॉल जी। तो इसके वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई? अंडर रूट 2 GR, जो हमें किसी भी कीमत पे याद रखना है, याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है 100%। ये नहीं कि हम बैठ के क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। डिराइव तो कर लेंगे, लेकिन हमें फास्ट करना है, तो हमें 100% याद रखना है। और एग्जाम में ना अकल घास चरने चली जाती है, तो डिराइव वराइव हो नहीं पाता है कुछ। ठीक है, अगर मान लो मैं स्पेशली अर्थ की बात करूं, अर्थ की बात करूं, ठीक है, अगर मैं स्पेशली अर्थ की बात करूं तो इस जी की वैल्यू मैं 9.8 रख देता हूं, आर की वैल्यू 6400 रख देता हूं, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिलेगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर मुझे अर्थ से किसी आदमी या औरत को फेंकना है ताकि वो लौट के कभी यहाँ पे ना आए, तो उसके लिए मुझे कितनी वेलोसिटी उसको देनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, कुछ महत्वपूर्ण बात, वीएस डिपेंड्स ऑन, पहला, मास
ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मैं जिसको फेंक रहा हूं उसके उस ऑब्जेक्ट के बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ, क्या इस पे डिपेंड करेगा? नहीं। चाहे मैं शाहजहान को 30 डिग्री पे फेंकूं और सरफेस से 30 डिग्री पे फेंकूं, या 60 डिग्री पे फेंकूं, या फिर सीधे फेंक दूं 90 पे, तीनों केस में इसके लिए इसके वेलोसिटी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही रहेगी। दैट्स आवर आंसर। ठीक है, जो या क्लास में हो या चली गई? ओके, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ बुद्धि खुल रही है? ओके, ये तुम्हारी बात हो गई थी। तो अगर मैं तुमसे अगला बात करूं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रही कि ध्यान से, ध्यान से सुनना। ये इंपॉर्टेंट बात क्यों है? क्योंकि इस पे कई बार सवाल आता है और हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रहता है। ये तुम्हें क्या दिख रहा है मेरे भाई? एक आर्थिक, इसका कलर नहीं पता चल रहा है ना? ये दूसरा वाला दिख रहा है तुम्हें? दूसरा वाला, सेकंड वाला। तो ये मान लो दिस इज अर्थ, और अर्थ पे कोई एक मास है, अर्थ पे कोई एक बॉडी है जिसका मास एम है। सॉरी, अर्थ के किसी ऑर्बिटल पे, मान लो इसका ऑर्बिटल है जिसकी डिस्टेंस आर है, वहां पे एक मास क्या है? एम है। एक मास क्या है? एम है। या एक सैटेलाइट, जो भी कह लो, एक कुछ भी कह लो, ठीक है, कोई चीज इसके किसी ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो इस यहां से तुम्हें बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी। पहला क्या पूछा जाएगा? इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है। दूसरा क्या पूछा जाएगा? चूंकि ये क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, मतलब एक ही रास्ते पे बार बार घूम रहा है, तो इसका मतलब पूछा जाएगा कि टाइम पीरियड, कि कितने देर में चक्कर लगा लेगा। तीसरा क्या पूछा जाएगा? फ्रीक्वेंसी। चौथा क्या पूछा जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। पांचवा क्या पूछा जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। छठवा क्या पूछा जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। या फिर एक और चीज पूछा जा सकता है, टोटल एनर्जी। ये कुछ भी पूछेगा तो क्या तुम बताने में पीछे रह पाओगे? ये सैटेलाइट वाला ही केस समझ लो, क्या तुम्हें बताने में इसको कष्ट होगा? अच्छा, एक और चीज, नई चीज पूछा जा सकता है, आठवां, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी का ही अपोजिट होता है बस। तो ये सारी चीजें तुमसे पूछी जाएंगी। तो क्या तुम इसको फाइंड करके बता सकते हो? क्या तुम इसे फाइंड करके बता सकते हो? क्या तुम इसे फाइंड करके बता सकते हो? चलो एक एक करते हैं। चूंकि ये किसके वजह से मोशन कर रहा है? चूंकि ये मोशन किसके वजह से कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। और ये फोर्स मिल कैसे रहा है? इसको ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मिल रहा है। हाँ या ना? तो एक एक चीज मैं डिराइव करूं या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें? चलो फॉर्मूला लिखते हैं। पहला, वी नॉट बराबर क्या होता है? अंडर रूट जी आर। क्या होता है? जी इंटू आर। आर क्या है? पृथ्वी के सेंटर से उस ऑर्बिटल का रेडियस। अगर मान लो इफ जो भी सैटेलाइट है तुम्हारा या जो भी ऑब्जेक्ट है बहुत नियर है, नियर टू अर्थ सरफेस, तो फिर वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट जी आर ई। दूसरी बात, वेलोसिटी निकल गई तो ओमेगा निकल जाएगा। ओमेगा निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल गई तो। कैसे? वी नॉट बराबर आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया? वी नॉट बाई आर। ओमेगा भी निकल गया। तीसरी चीज, ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, तो टी बराबर क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा ओमेगा की वैल्यू पुट कर देना। ओमेगा की वैल्यू अगर तुम पुट कर दोगे तो क्या आएगा, ये तुम निकाल के देख लेना। या फिर एक और तरीके से टाइम पीरियड निकाल सकते थे। टाइम पीरियड क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 2 पाई आर। कितना दूरी लगा रहा है? 2 पाई आर। और चाल कितना है इसका? वी नॉट। ऐसा भी तुम कर सकते थे, कर सकते थे कि नहीं? चौथा बात, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। रख दो वैल्यू हाफ एम वी नॉट क्या है?
अरे वी नॉट हमें आर ओमेगा थोड़ी ना दिया हुआ है, ये जी आर है, तो मैं इसको लिखूंगा जी इंटू आर। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही है? कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही है? अरे सही है। अबे स्क्वायर है ना यार, अरे वी नॉट का स्क्वायर है। ठीक, चलो पांचवा, अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस जी एम एम बाई आर। क्या कहते हो? अच्छा इसको जब सॉल्व करते हो तो क्या आता है? ये क्या आता है? ये क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी क्या आता है? ये कुछ नहीं आता है, ये आता है हाफ जी एम एम बाई आर। अब अगर टोटल एनर्जी निकालना है तो क्या करना होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को जोड़ना होगा। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस जी एम स्मॉल एम बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है? हाफ जी एम एम बाई आर। तो इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? माइनस जी एम एम बाई टू आर। ये मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गया भैया, बस खत्म। ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, टोटल एनर्जी है। तो मैं कह सकता हूं टोटल एनर्जी किसके बराबर है? माइनस जी एम बाई टू आर, मतलब माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है भैया? बाइंडिंग एनर्जी इज कुछ नहीं, नथिंग, दैट इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जी एम बाई टू आर। एम क्या है? कैपिटल एम, मास अर्थ का, और ए मास सैटेलाइट है ऑब्जेक्ट का आंसर। तो ये सारी चीजें अगर तुमसे पूछ रहा है तो तुम एक झटके में निकाल सकते हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया वही तो बहुत बड़ी बात है? बोलो, बड़ी बात है। चलो ओके। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम भी तुमसे पूछा जा सकता था। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछ लेता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल बराबर क्या होगा? ये कुछ नहीं होता है, आर क्रॉस पी। इसको इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्या होगा? एम भी आर, क्योंकि पी बराबर होता है एम भी, मैग्नीट्यूड कर दो एम बी आर हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि अब देखो तुम्हारे मन में ये सवाल आया होगा कि भैया आर क्रॉस पी को खोलोगे तो ये आएगा आर पी साइन थीटा, और अगर पी को खोलोगे तो आएगा एम भी आर साइन थीटा। ये साइन थीटा कहाँ चला गया? तो तुम बताओ बेटा, ये हमेशा क्या होता है? रेडियस जो होता है टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है, और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगा। तो थीटा यहाँ पे ऑलवेज 90 डिग्री है, खत्म बात। इसीलिए मैं साइन थीटा को, साइन 90 को डायरेक्ट 1 लिख दिया। थोड़ा सा बुद्धि लगाया। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया आपने बुद्धि लगाया? बहुत बढ़िया। तो ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद हो गए ना? किसी भी फॉर्मूले में तुम्हें कोई कष्ट परेशानी तो नहीं हो रहा है ना? हो रहा है तो बताओ। देखो क्वेश्चन लगाना बड़ी बात नहीं है, इसके क्वेश्चन को तो हम यूं धाराशायी कर देंगे। इसके क्वेश्चन को तो यूं धाराशायी कर देंगे, तुम खुद लगाओगे और तुम्हें मजा भी आएगा। यार समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? ओके चलो। एक सैटेलाइट, जब सैटेलाइट की बात ही चल रही है तो एक और बात कर लेते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट के बारे में बताया था। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? वो सैटेलाइट जिसका जिसका टाइम पीरियड क्या हो? अर्थ के बराबर हो। जिसका टाइम पीरियड क्या हो? अर्थ के बराबर हो, 24 घंटा हो, उसको क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, हाँ है ना? और ये कहां से पास होती है? ये अर्थ के, इसका इसका पाथ क्या होता है? अर्थ के इक्वेटर से होके जाता है। कहां से होके जाता है? अर्थ के इक्वेटर से होके जाता है, हाँ है ना? और ये कैसे रोटेट करती है? अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन में रोटेट करती है। यही है ना? जियो मतलब अर्थ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। याद है कि नहीं है यार? याद नहीं हो तो बोलो, मैं फिर से याद करा दूंगा, एक एक बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ है ना? ओके ओके ओके। अब एक बात, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट याद है? सैटेलाइट कैसे लॉन्च कर रहे थे? ये अर्थ है, अर्थ है, अर्थ से मान, अर्थ के सरफेस से के पैरेलली मुझे किसी चीज को लॉन्च करना है। तो मतलब उसका पाथ
किस बात पे डिपेंड करता है, उसका पाथ कैसा होगा इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी क्या है। और उसकी वेलोसिटी को हमेशा ट्राई किया जाता है कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में रखी जाए, हाँ या ना? यही बात थी ना, यही बात थी ना? ठीक है, तो अगर तुम बताओ, अगर तुम बताना, अगर किसी आदमी ने लॉन्च किया केस फर्स्ट और उसने इसको वेलोसिटी किसके बराबर दी, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर दी, तो ये जो सैटेलाइट जाएगा वो कैसे पाथ पे लॉन्च करेगा, कैसे पाथ पे घूमेगा? वैसे भी हम चाहते भी हैं कि हमारा जो सैटेलाइट जाए वो सर्कुलर पाथ पे घूमे, तो हमने एकदम परफेक्ट वेलोसिटी दी, तो ये ऐसा हुआ। अगर मान लो कोई आदमी होता जिसने वेलोसिटी कैसे दे दिया है, वी नॉट से कम दे देता, तो फिर कैसा पाथ होता? पैराबोलिक। क्या होता? ये गिर जाएगा ना यार, ये कुछ दूर तक जाएगा फिर अर्थ पे गिर जाएगा, तो ये पैराबोलिक पाथ होगा। और क्या यह घूम पाएगा? क्या यह अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा पाएगा? नहीं, यह अनसक्सेसफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तीसरा केस ऐसा हो सकता है, कौन बड़ा है, इसके वेलोसिटी ज्यादा होता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होता है? एस्केप वेलोसिटी बराबर होता है √2 टाइम ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब एस्केप वेलोसिटी 1.41 गुना होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो कौन वेलोसिटी बढ़ा है भैया? अच्छा, रेड से लिख रहा हूं तो दिख रहा है कि नहीं? ठीक है चलो, एस्केप बड़ा होता है। तो अगर मान लो कोई आदमी फेंका लेकिन इसने ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा पे फेंक दिया और एस्केप से कम पे फेंका, तो क्या होगा? तो ये सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा? सक्सेसफुल होगा। देखो, अनसक्सेसफुल तब तक नहीं होगा जब तक तुम इसको स्केप ना करवा दो या फिर ऑर्बिटल से कम वेलोसिटी ना दो। तो इसमें क्या होगा ना, पाथ बदल जाएगा, इलिप्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलिप्टिकल हो जाएगा। और ये क्या होगा? इलिप्टिकल रोटेशन होगा इसका, इलिप्टिकल इसका रोटेशन होगा। और मान लो कोई बहुत जोश में आ गया, इसके वेलोसिटी से ज्यादा फेंक दिया, तो क्या होगा? ये भाग जाएगा अर्थ के उसको छोड़ के भाग जाएगा। और कैसे पाथ पे भागेगा? हाइपरबोलिक, एक किसी और ग्रह पे चला जाएगा। तो कितने लोगों को समझ में आया कि कैसे हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, कितने केसेस बनते हैं? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज बता दो यार। चार पांच जो पाथ है, कितने लोगों को समझ में आया? अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसे नहीं समझ में आया, प्लीज रिस्पॉन्ड कर दो। आ गया ना? अरे मेरे भाई, आ गया कि नहीं आ गया? ओके, चलो अगला, जो सबसे लास्ट लॉ है इस चैप्टर का, जिसको हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया था, क्या है नाम इसका, जो अब तक नहीं पढ़े तुम? क्या चीज अब तक तुमने नहीं पढ़ा? क्या चीज अब तक तुमने नहीं पढ़ा? बोलो। कैप्लस लॉ। ये बुद्धू साहब अब तक याद ही नहीं किया। इसने कितने लॉ दिया था? चार? कि- तीन थे। बहुत बढ़िया। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। इस लॉ ऑफ ऑर्बिट में क्या कहा गया था प्यार से? पहले माना जाता था कि मैंने तुम्हें बताया था ना, दो लोग झगड़ा कर रहे थे, वो वाली कहानी। ठीक है, तो क्या माना जाता था? इससे पहले माना जाता था कि सन जो है एक सर्कल के सेंटर पर है और सारी की सारी ग्रहें जो हैं इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। एक बात जो थी, इसने इसको बोला कि नहीं नहीं, सोमरफील्ड मॉडल जैसा ही इसने कुछ बोला था। इसने बोला था कि भैया, ये जो सन है ना, इलिप्ट के फोकस पे है और सारे के सारे ग्रह क्या करते हैं, अलग अलग अपने ऑर्बिट पे, अपने फिक्स ऑर्बिट पे इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। याद है? सन कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है कि फोकस पे होता है? भैया ये फोकस पे होता है। तो इसको बोला गया लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकेंड लॉ क्या था? एरियल वेलोसिटी, एरिया नहीं, एरियल वेलोसिटी। यहाँ एरिया की बात थोड़ी ना होती थी, एरियल वेलोसिटी की बात होती थी। इसमें क्या बोला जाता था? इसमें बोला जाता था कि सेम टाइम में सेम एरिया कवर करते हैं। सेम टाइम में सेम एरिया कवर करने का मतलब, डीए बाई डी टी क्या है, एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। हाँ है ना? ये किस पे बेस्ड था? एनर्जी कंजर्वेशन पे। बेस्ड ऑन दैट व्हाट? किस पे बेस्ड था बच्चों?
बहुत मार मारूंगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, कह रही है पिटाई खाओगे तुम लोग। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं चेक कर रहा था कौन बोल रहा है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था कि एल अपान टू एम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या फिर एल कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? एल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इस पे अलग अलग तरीके के कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये हमने देखा था। और थर्ड लॉ क्या था? थर्ड लॉ क्या था बेटा? लॉ पीरियड। लॉ पीरियड। इसमें क्या बोला गया था कि अगर मान लो कोई सन, कोई मान लो ये सन है, यहाँ पे कौन है तुम्हारे दादा, सन है। और यहाँ पे क्या है, अर्थ। ये अर्थ जी क्या कर रही है, टहल रही है। यहां से इनकी दूरी मान लो आर है, ठीक। तो इनका जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर क्यूब के बराबर होगा। अच्छा, क्या यह सिर्फ किसके लिए वैलिड है, प्लेनेट के लिए ही वैलिड है या सैटेलाइट के लिए भी वैलिड है सेम फॉर्मूला? तो इट्स आल्सो वैलिड फॉर सैटेलाइट। हो गया रिवीजन, या कोई और दिक्कत हो तो बताओ। बोलो भाई। हो गया, चलो अब सवाल करना स्टार्ट करते हैं। इसको तुम लोग डाउनलोड कर लेना, सारा फॉर्मूला मैंने एक जगह लिख दिया है, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इसको मैं भेज भी दूंगा, सेंड भी कर दूंगा, ठीक है। और चलो अब तुम्हारी बारी, अब मैं भोग चुका, अब तुम भोगोगे। पहला, यार को इसको एक काम करता हूँ, दो पार्ट में कर लेता हूँ।